हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। और जैसे आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे और मेरे हर लेक्चर पे जाकर कमेंट भी यही कर रहे थे कि सर मार्च का करंट अफेयर्स कब आएगा, जो आप कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स बनाते हैं, क्योंकि बहुत लोग उस लेक्चर का इंतजार करते हैं। तो आज आपका इंतजार खत्म होता है और मैं आज आपके सामने मार्च का करंट अफेयर्स लेके आ गया हूँ। याद रखिएगा, बड़ा एनालिसिस करके मैं लेक्चर लेके आता हूँ। जब लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, पीपीटी कंप्लीट होती है, तभी मैं उसके सामने लेके आता हूँ। याद रखिएगा, तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर के बाद आपको अदर कोई भी यूट्यूब चैनल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ओके, तो चलिए मार्च का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बोलूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज के लेक्चर में तो बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है। मैं पिछले 2 दिन से इस पीपीटी को बना रहा हूं कंटिन्यूअसली, तब जाके ये इस तरह की पीपीटी सामने आपके आई है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए लेक्चर देखने से पहले। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मार्च करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले मैं नेशनल जो करंट अफेयर्स रही हैं इस मार्च मंथ में उसको डिस्कस करता हूं। ठीक है, सबसे पहले आता है याद रखिएगा सी विगिल ऐप। ठीक है, ये क्या है विगिल ऐप जो न्यूज़ में चला है, सी विगिल ऐप, ये न्यूज़ में क्या है ये तो बता दूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शंस को मॉनिटर करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। अब आप सोचेंगे है क्या, बहुत अच्छा ऐप है, मैं आपको नॉलेज भी दे देता हूँ इस ऐप से आपको बेनिफिट क्या होगा। सिटीजन्स, याद रखिएगा, अगर आपको ऐसा लगता है कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, दैट इज आचार संहिता जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, वो कहीं वॉलिट हो रही है, कहने का मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे स्पीचेस दिए जा रहे हैं जो कि गलत हैं, ओके, तो आप उनकी फोटोज ले सकते हैं, उनके वीडियोज बना सकते हैं और इस ऐप पे जाकर आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है इलेक्शन एक्सपेंडिचर ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर, तो उन चीज़ों को आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, इलेक्शन कमीशन उस पर एक्शन लेगी। ओके, उसके लिए याद रखिएगा सी विगिल ऐप जो है वो बनाया गया है। और आपको पता है हमारे देश के अभी एट प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो हैं राजीव कुमार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ऐप एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और इलेक्शंस में बहुत न्यूज़ में भी रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इलेक्शन कमीशन ने एक सक्षम ऐप भी लॉन्च किया है। आप सोचोगे सर सक्षम ऐप क्या है, बहुत सिंपल सा ऐप है। याद रखिए, अगर आपकी एज 85 ईयर्स से ज़्यादा है, ठीक है, जो सीनियर सिटीजन्स आप इनको कह सकते हैं, या तो आप पर्सन विद डिसेबल हैं, अराउंड 40% आपका डिसेबिलिटी बेंचमार्क है। ओके, सो ऐसे 2 लोग घर बैठे बैठे वोटिंग कर सकते हैं, मतलब आपको वोट करने की जरूरत नहीं है, आने की जरूरत नहीं है पोल बूथ में, आप घर बैठे बैठे सक्षम ऐप से वोट कर सकते हैं। ओके, तो उनके लिए याद रखिएगा, ऐसे लोगों के लिए एलिजिबल सिटीजन जो इसमें मैंने आपको बताया, वो लोग सक्षम ऐप का यूज कर सकते हैं। इसको भी इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया, तो इलेक्शन में ये भी न्यूज में रहने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं इंडिया इलेक्टेड एज को चेयर, याद रखिए को चेयर ऑफ ITU, दैट इज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन डिजिटल इनोवेशन बोर्ड की, याद रखिएगा, इंडिया को चेयर इलेक्ट हुई है। अब याद रखिए इसमें इंडिया के साइड से कौन वहां पर जाकर ये रिप्रेजेंट करेगा, तो उनकी इमेज यहां पर बनी हुई है, उनका नाम आपसे पूछ सकते हैं, यार कि नीरज मित्तल, ये सेक्रेटरी हैं इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में, जो को चेयर करने वाले हैं ITU, दैट इज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन डिजिटल इनोवेशन बोर्ड में। और याद रखिएगा इससे बहुत सी कंट्रीज रहती हैं, अमंग 23 नंबर ऑफ कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया इस बार को चेयर करेगा। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस बार इंडिया इसको को चेयर करा है, तो एग्जाम में सीधा पूछा आएगा इंडिया को चेयर कर रहा है तो इंडिया के साइड से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, यू जस्ट हैव टू मार्क द आंसर नीरज मित्तल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का फर्स्ट ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे स्लाइडिंग। अब ये क्या है, आप देख रहे हो यहाँ पर एक प्लांट दिख रहा होगा आपको और यहीं पर रेलवे बनी हुई है। ठीक है, तो ईजिली लॉजिस्टिक होगा, ईजिली ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा इन गाड़ियों का फॉर एग्जांपल। और ये इंडिया का पहला है, याद रखिएगा, फर्स्ट ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे याद रखिएगा रेलवे साइडिंग जो बनाया गया है, ये मैं बता दूं, ये बनाया गया गुजरात में। और किस कंपनी के लिए है, सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड जो है, जो आपको पता होगा मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की ही सब्सिडरी है। और ये गुजरात में, याद रखिएगा, हंसलपुर जो गुजरात में, वहां पर ये डेवलप किया गया है। तो बड़ा अच्छी बात है, इजीली लॉजिस्टिक क्लियर होंगे, मैंने बताया आपको, इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा मारुति के व्हीकल्स का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये क्यों न्यूज़ में है, अभी रिसेंटली कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दे दिया है इसका एस्टैब्लिशमेंट करने का, और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसको लॉन्च किया था इंडिया ने। इंडिया इसका, याद रखिएगा, इंडिया ने ही इसको स्टैब्लिश किया, इंडिया ने ही इसको लॉन्च किया, जहां पर 9 अप्रैल 2023 को इंडिया ने इसको लॉन्च किया था, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जहां पर वर्ल्ड में ये 7 बिग कैट्स जो हैं इनको कंजर्व करने की बात की जा रही है। उसके लिए अलायंस बनाया गया था, जिसमें ज़रूरी नहीं वो कंट्री सिर्फ पार्टिसिपेट करें जहां पर ये 7 वैराइटीज़ जो मैं बिग कैट्स की बताने वाला हूं वो हूं, अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो 7 बिग कैट अलायंस जिनको कंजर्व करने की बात की जा रही है वो है टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड,
चीता, जागुआर एंड प्यूमा, याद रखिएगा। तो इन सबको कंजर्व करने की याद रखिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया जिसका नाम रखा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। और खास बात यह है कि इस अलायंस का हेडक्वार्टर जो होगा वो इंडिया में होगा। सो दिस इज इंटरेस्टिंग कि इसका हेडक्वार्टर इंडिया में बनाया जाएगा। ओके, अभी रिसेंटली बजट में भी इसके लिए फंड्स एलोकेट किए गए हैं। ओके, तो ये अभी न्यूज़ में चला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। 2023 में भी न्यूज़ में था और 2024 में भी न्यूज़ में है। ओके, चलिए नेक्स्ट है शेरनी। अब आप कहेंगे शेरनी क्या है? ये एक पोर्टल है, शेरनी पोर्टल। फुल फॉर्म है शी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, शी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया, मतलब वुमेन्स के लिए लग रहा होगा, बिल्कुल वुमेन्स के लिए है। क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट, इसको लॉन्च किसने किया या इसको किसने लॉन्च किया, ऑप्शंस देंगे। तो याद रखिए करेक्ट आंसर यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसी का पार्ट है। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क जो यूजीसी के अंदर आता है, जिसने इसको लॉन्च किया शेरनी को। तो याद रखिएगा शेरनी पोर्टल अगर पूछा है तो यूजीसी आपको याद रखना है। ये है क्या, आप ऑब्जेक्टिव क्या सोच रहे होंगे? तो याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव क्या है, एक नेशनल लेवल एक्सपर्ट प्लेटफॉर्म बनाया गया, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जहां पर क्या होगा, आप कनेक्ट कर सकते हैं और वुमेन्स को, याद रखिए वुमेन्स जो है, वुमेन साइंटिस्ट जो है वो यहाँ पर कनेक्ट कर सकती हैं। जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं क्या, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज जो उनको है, इनसाइट्स है, एक्सपीरियंस है डाइवर्स फील्ड में, वो यहाँ पर आकर आप आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो उसके लिए है ना, ये एक पोर्टल जो है इसका नाम है शेरनी पोर्टल, इसको लॉन्च किया है किसने, यूजीसी ने। तो ये भी शेरनी पोर्टल भी न्यूज़ में चल रहा है, तो आपको याद रखना है कि किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो वुमेन साइंटिस्ट और फैकल्टी मेंबर्स जो हैं आपस में एक्सपर्टाइज है जो, ठीक है, इनसाइट्स और एक्सपीरियंस अपने आप को शेयर कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म में जाकर। ठीक है, तो एक तरीके से चीज़ें शेयर होंगी तो ज़्यादा नॉलेज शेयरिंग इज गुड, तो उसी के लिए पोर्टल बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट है इंडिया बन गया सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन प्रोड्यूसर। याद रखिएगा ग्लोबली अगर देखा है सबसे ज़्यादा मोबाइल फोन्स इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है, फर्स्ट लार्जेस्ट में अभी भी चाइना है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर्स में आते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो आपको पता होगा स्टील और सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं एट प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में। ओके, उन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है, नॉट फिजिकली नहीं गए थे वो, वर्चुअली इनॉग्रेट किया है क्या, इंडिया का फर्स्ट इनॉग्रल है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार में, याद रखिएगा। सो इंडियाज इनॉग्रल ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो कि जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड में बन रहा है, जो कि हिसार हरियाणा में है। ओके, तो ये आपको याद रखना, पूछ सकते हैं कहां पर है, तो आंसर भी हिसार हरियाणा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं सर्बानंद सोनोवाल। ओके, इन्होंने इनॉग्रेट किया फर्स्ट मेड इन इंडिया, याद रखिएगा टग, ASTDS टग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ASTDS टग इन्होंने इनॉग्रेट किया। आपको लोग सोचोगे से टग क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। पहली बात बता दूं, ASTDS का फुल फॉर्म क्या है, अप्रूव्ड स्टैंडर्ड टग डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन। ओके, और ये टग जो है अभी रिसेंटली मेड इन इंडिया है, इसका नाम क्या रखा गया वो भी बताता हूं, इसको बनाया किसने वो भी बता रहा हूं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इस टग को बनाया है। ओके, इसका नाम रखा गया ओशन ग्रेस। क्या नाम रखा गया, ओशन ग्रेस, जो फर्स्ट मेक इन इंडिया ASTDS टग है। एक्चुअली टग का काम क्या होता है, याद रखिएगा, जो एक तरीके स्पेशल बोट होती है ये, ओके, जिसका काम होता है असिस्ट करना, जो अदर वेसल्स आ रहे हैं जा रहे हैं पोर्ट से, याद रखिए उनको असिस्ट करना, उसके लिए टग का काम होता है। इवन उसका ये भी काम होता है कि जो बड़े लार्ज शिप हैं, ठीक है, उनको पुश करना, उनको गाइड करना, ठीक है, ये सारा काम इस टग शिप का होता है। ओके, तो फर्स्ट मेड इन इंडिया टग जो है वो बन गया, इसका नाम क्या रखा गया, ओशन ग्रेस, और इसको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्बानंद सोनोवाल आपको दिख रहे होंगे। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो है वो इन्हीं के पास में है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली लॉन्च किया है इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी। याद रखिए इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी है ना, जो कि इंडिजीनियसली डेवलप है और जिसको बनाया किसने है, कोचिन शिपयार्ड ने इसको डेवलप किया है। आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, वर्चुअली इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर ने। और ये कहाँ से इनॉग्रेट किया, कहाँ से चालू हुई है, याद रखिएगा तमिलनाडु का एक पोर्ट है, याद रखिएगा, दैट इज V.O चिदम्बरम पोर्ट, याद रखिएगा चिदम्बरम पोर्ट। ओके, तो ये आपसे पूछ सकते हैं पोर्ट कहाँ पर, ये भी पूछा जा सकता है, तो आंसर वुड बी तमिलनाडु। ओके, तो फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी कहाँ से किसने लॉन्च किया, प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है लेपर्ड के स्टेटस की बात करते हैं। अभी लेपर्ड्स को हर 4 साल में उनकी पॉपुलेशन का स्टेटस निकाला जाता है। अभी रिसेंटली याद रखिएगा रिपोर्ट रिलीज की है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने। 2018 में एक रिपोर्ट आई थी, अब 2022 की रिपोर्ट आ गई है, अभी आई है 2024 में 2022 की रिपोर्ट रिलीज की गई है। ओके, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ जो लेपर्ड है उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। ओवरऑल पॉपुलेशन करीबन 8% इंक्रीज हुई है। 2018 में 12,852 लेपर्ड्स थे, बट एट प्रेजेंट 2022 में 13,800
3,374 लेपर्ड्स हैं। और यहाँ पे हम मैपिंग देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स आपको मध्य प्रदेश में दिख रहे होंगे। 3,907 लेपर्ड्स हैं मध्य प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स जो आए हैं वो मध्य प्रदेश में आए। पूछ सकते हैं आपसे सबसे ज़्यादा लेपर्ड कहाँ है, तो आंसर वुड बी मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, बट रैंक 1 आपको याद रखनी है। ओके, तो अभी ये सर्वे आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डेफ कनेक्ट 2024, ये क्या है? डेफ कनेक्ट अभी राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया, न्यू दिल्ली में हो रहा था, 4 मार्च को ये इवेंट हुआ। इस डेफ कनेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एंकरेज इंडिजिनस डिफेंस इनोवेशन, डिफेंस इनोवेशन को इंडिजिनसली किया जाए, उसके लिए डेफ कनेक्ट जो है वो अभी दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ, जिसको हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेट भी किया। ओके, नेक्स्ट है साहित्य उत्सव। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल है जो कि 11 मार्च से 16 मार्च 2024 में, याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में हो रहा था। ठीक है, और इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा था? साहित्य एकेडमी। तो पूछ सकते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है साहित्य उत्सव, याद रखिएगा। ठीक है, और इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा था? साहित्य एकेडमी, जो कि न्यू दिल्ली में अभी रिसेंटली हेल्ड हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप अगर लक्षद्वीप आइलैंड देखते हैं, बहुत न्यूज़ में लक्षद्वीप वैसे भी, तो आईएनएस जटायु जो है वो इंडिया का न्यू नेवल बेस बना दिया गया है, जो और वॉज कमीशनड एट मिनिकॉय आइलैंड इन द लक्षद्वीप, क्या देखिएगा। सो आईएनएस जटायु न्यू नेवल बेस है, कहाँ पर इसको कमीशन कर दिया गया? कहाँ पर? मिनिकॉय आइलैंड में, जो कि लक्षद्वीप पे है। अगर आप आइलैंड्स देखेंगे तो मिनिकॉय साउथ मोस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप का। ओके, रेस्ट ऑफ द आइलैंड्स लक्षद्वीप के ये हैं, और ये आपका मिनिकॉय आइलैंड है, और रेस्ट ऑफ द आइलैंड से मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल, याद रखिएगा, डिफरेंशिएट करती है। और वहीं पर इंडिया का नया नेवल बेस बना है, इसका नाम क्या है? आईएनएस जटायु। ओके, तो आपसे पूछा सकता है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडिया का नेवल बेस अभी कहाँ बनाया गया, ऐसा करके क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर वुड बी मिनिकॉय आइलैंड, जो कि लक्षद्वीप में ही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी असम जाते हैं और वहाँ उन्होंने 125 फीट ब्रॉन्ज स्टेचू, जो कि अहोम जनरल जिनका नाम था लचित बोरफुकन, याद रखिए, जो असम से हैं, जोरहट में, उन्होंने उनकी स्टेचू को इनॉग्रेट किया। ओके, और याद रखिएगा इनका नाम, इन जनरल का नाम कभी भी आता है तो एक बैटल जरूर बताई जाती है, वो है बैटल ऑफ सरायघाट, जो हुई थी 1671 में। ये बैटल में, याद है कि अहोम किंगडम ने फाइट की थी मुगल से। ओके, कब? 1671 में, जिसको राजा राम सिंह, जो वहाँ के, याद रखिएगा, मतलब राजा थे, उन्होंने लीड की थी। बट उनके जो जनरल थे लचित बोरफुकन, जिन्होंने बहुत अच्छा बैटल फाइट किया, वो बैटल जो है वो असम जीत जाता है। ओके, अगेंस्ट मुगल्स। ओके, तो ये उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो ये क्वेश्चन मेरा मानना है एग्जाम में या हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से आपसे पूछा जा सकता है। अभी इनकी स्टेचू जो है, अभी रिसेंटली 125 फीट स्टेचू जो है वो असम में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट भी की है। ओके, नेक्स्ट आता है सेला टनल, ये भी न्यूज़ में है। प्राइम मिनिस्टर ने इसको भी इनॉग्रेट किया, बट वर्चुअली इनॉग्रेट किया है। ओके, फिजिकली नहीं कहते, वर्चुअली इनॉग्रेट किया है। सेला टनल मैं बता दूं, तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, इसको बनाया है बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने बिल्डअप किया है इसको। ओके, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट ट्विन टनल है, जो कि 13,000 फीट पे बनाई गई है। तो इंडिया की कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टनल है, याद रखिएगा, दैट इज सेला टनल। तो पूछ सकते हैं टनल कहां पर है? आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आता है ई किसान उपज निधि, ये अभी न्यूज़ में चल रहा है, ई किसान उपज निधि। ओके, मैं बता दूं ये है क्या। ई किसान उपज निधि ऑफ वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। ओके, तो ई किसान उपज निधि मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली क्या है। ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पर एक डिजिटल प्रोसेस, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर फार्मर्स क्या कर सकते हैं। लेट अस सपोज जब फार्मर कोई चीज़ प्रोड्यूस करता है तो उसको बेचना होता है। अब मान लीजिए वो बेच नहीं पाया, उसको उस प्रोडक्ट को अपना सेव करके रखना है, मतलब पोस्ट हार्वेस्ट, मतलब जो स्टोरेज करके रखनी है, तो उसके पास तो इतना स्टोरेज की जगह नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, फार्मर्स क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को स्टोर करा सकते हैं किसी भी रजिस्टर्ड वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के वेयर हाउस में जाकर। ठीक है, वहां पर वो स्टोर कर देंगे उसको स्टोर करने में 6 मंथ तक आप स्टोर कर सकते हैं। उस पर आपको 7% इंटरेस्ट पर एनम भी दिया जाएगा। ओके, तो इससे फार्मर्स के लिए बेटर होगा। ऐसा नहीं कि उनको तुरंत सेल आउट करना है, एक तरीके से पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वो अपने प्रोडक्ट को सेव कर सकते हैं, बाद में भी सेल आउट कर सकते हैं। ओके, और अगर मैं वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात करूं तो इसके अंदर वो वेयर हाउसेज रजिस्टर्ड होने चाहिए। ये एक याद रखिएगा, ये जो बॉडी है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, जो कि आपको याद रखना है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये आती है। ओके, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो याद ही पूछ सकते हैं ई किसान उपज निधि, या आपसे इंटरव्यू वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर जाकर आप अपने प्रोडक्ट को याद रखिए स्टोर कर सकते हो। इवन इसको ई नाम के साथ भी लिंकअप किया गया है। बाकी तो डिटेल्स आप इकोनॉमिक्स में पढ़ सकते हैं, मैंने वहाँ पढ़ाई हुई है ई नाम वगैरह, बट अभी बेसिक आपको करंट अफेयर्स में सिर्फ इतना याद रखना है।
नेक्स्ट, इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सर्विस जिसको लॉन्च किया गया है कहाँ, कोलकाता में। उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 6 मार्च को लॉन्च किया। ओके, आप सबको पता होगा कि ये अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन अगर पूछा है तो आंसर वुड बी हुगली रिवर पर है, जो कि कोलकाता में लॉन्च किया गया है, जिसकी टोटल टनल की जो लेंथ है वो 4.8 किलोमीटर है, और रिवर से जो क्रॉस कर रही है वो टनल वो अराउंड 520 मीटर्स पर है। ओके, 45 सेकंड्स लगते हैं ट्रेन को उस पानी को कवर करने में। याद रखिएगा, जो टनल पानी के अंदर है 45 सेकंड्स में क्रॉस कर जाता है। एक डीपेस्ट स्टेशन भी बन गया है, जो हावड़ा मेट्रो स्टेशन है वो डीपेस्ट स्टेशन बन गया है, ये भी आपको याद रखना है। हुगली रिवर पर ये अंडर वाटर मेट्रो टनल ट्रेन सर्विस बनाई गई है। ओके, टोटल ईस्ट से वेस्ट मेट्रो की लेंथ जो है वो है 16.6 किलोमीटर। ओके, जबकि अंडरग्राउंड पोर्शन है करीबन 10.8 किलोमीटर, मतलब बाकी पोर्शन ऊपर है बट अराउंड 10.8 किलोमीटर का पोर्शन अंडरग्राउंड है। ठीक है, और टनल जो है वो है 4.8 किलोमीटर, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, कमर्शियली अराउंड जून जुलाई से कमर्शियली चालू हो जाएगा, और अभी प्राइम मिनिस्टर ने 6 मार्च को इसको लॉन्च भी कर दिया है। ओके, तो कमर्शियली अभी कुछ दिनों में ये चालू भी होने वाला है। ओके, चलिए आगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिशन दिव्य अस्त्र। ओके, व्हाट इज दिस मिशन दिव्य अस्त्र? ये है MIRV टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मिशन दिव्य अस्त्र भी कहा है। ओके, और ये अभी इसका भी टेस्टिंग भी हो गई है, याद रखिएगा। और अग्नि 5 पर याद रखना है कि इस पे फर्स्ट टाइम ये जो बनाया गया MIRV टेक्नोलॉजी बनाई गई, इंडिजीनियसली बिल्ड है। ओके, और अग्नि 5 पर इसका इंटीग्रेटेड जो डेवलप किया है वो अग्नि 5 मिसाइल पे किया है। आप सोचोगे है क्या MIRV टेक्नोलॉजी? देखिए, लेट अस सपोज ये आप एक नॉर्मल टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, जब इससे अटैक होगा तो आप एक पॉइंट पर जाकर आप अटैक कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका मिसाइल रहेगा वो सिंगल पोजीशन पर अटैक करेगा। बट MIRV टेक्नोलॉजी में क्या होता है, आप देखिए, जब यहां से अटैक होता है तो ये मल्टीपल वॉरहेड्स में अटैक कर सकता है। मतलब एक पोजीशन में देखिए, एक अटैक, 2 अटैक, 3 अटैक, इसका मतलब क्या, मल्टीपल वॉरहेड्स हो सकते हैं। जबकि हम नॉर्मल मिसाइल में देखें तो सिंगल वॉरहेड ही होता है, बट MIRV टेक्नोलॉजी में देयर कुड बी मल्टीपल वॉरहेड्स, मतलब एक साथ आप मल्टीपल जगहों पर अटैक कर सकते हैं। ओके, और फर्स्ट टाइम ये MIRV टेक्नोलॉजी इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है अग्नि 5 मिसाइल के लिए। ठीक है, और इसको DRDO ने डेवलप किया है। इसी के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका नाम रखा मिशन दिव्य अस्त्र। ओके, जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में है। क्वेश्चन मिशन दिव्य अस्त्र से आपसे जरूर पूछाएगा या MIRV टेक्नोलॉजी से पूछाएगा, जो कि मैंने एक सिंपल डायग्राम से आपको समझाया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अभी आपको पता होगा CAA जो था, दैट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसको सरकार ने इंप्लीमेंट कर दिया है। ओके, ये अनाउंस हो गया है कि इंप्लीमेंट हो गया है। 11 मार्च 2024 से ये इंप्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, ये CAA है क्या? देखिए, CAA की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले CAA ये सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है, किसी की लेता नहीं सिटीजनशिप, एक्चुअली देता है सिटीजनशिप। किनको? ऐसे लोगों को, अनडॉक्यूमेंटेड नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स। ठीक है, नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स जो हैं, जो कि पाकिस्तान से आए हुए हैं या बांग्लादेश से आए हैं या अफगानिस्तान से आए, इन 3 कंट्रीज से आए हैं। ठीक है, हु एंटर्ड इंडिया बिफोर 31 दिसंबर 2014। 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर, याद रखिए, नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स, मुस्लिम नहीं होने चाहिए, अगर वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से इंडिया आए हैं तो उनको सिटीजनशिप देने की बात हो रही है। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा इससे सिटीजनशिप ली जा रही है, इससे एक्चुअली सिटीजनशिप दे रहे हैं। ठीक है, और याद रखिएगा इसमें ऐसे, अब आप कहेंगे सर सिर्फ मुस्लिम्स को क्यों नहीं दे रहे हैं, इसमें मुस्लिम्स को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया है? क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि वो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप दे रही है। और आपको पता होगा, जो मैंने अभी कंट्रीज के नाम लिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहाँ तो मुस्लिम मेजॉरिटी है। ओके, तो यहाँ पर जो माइनॉरिटीज हैं, जैसे चाहे हम बात करें हिंदूज की, सिख की, जैन की, बुद्धिस्ट की, पारसी की, क्रिश्चियन की, तो ये माइनॉरिटीज हैं। ओके, तो इनके साथ वहाँ पर बुरा हो रहा होगा। अगर वो चाहते हैं तो इंडिया आके सिटीजनशिप ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि अब आएंगे तो अब मिल जाएगी उनको। ये 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग रहे होंगे भारत में, उनको सिटीजनशिप दी जा रही है। तो ये CAA इज जस्ट टू प्रोवाइड सिटीजनशिप, किसी की सिटीजनशिप लेगा नहीं, बट ये सिटीजनशिप प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो बेसिक चीज आपको याद रखना है। बाकी इस पर डिटेल वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा, अभी करंट में न्यूज में है। ठीक है, वैसे मैंने अपने पॉलिटी के लेक्चर्स में इस पर डिटेल में लेक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, बट अभी न्यूज में है तो बेसिक से मैंने आपको ये चीजें बता दी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। और आपको मुझे बताना है कि ये किन एरियाज में, फिर से पूछ रहा हूं, CAA, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, किन किन स्टेट्स में या किन शेड्यूल एरियाज के स्टेट्स में ये इंप्लीमेंट नहीं होगा, मतलब CAA वहां पर लागू नहीं होगा। या आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करिए CAA कहां लागू नहीं होगा। वैसे मैं पढ़ा चुका हूं, बट स्टिल आई वांट कि आप लोग कुछ इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज भारत शक्ति,
एक्सरसाइज भारत शक्ति प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने विटनेस की है, और ये हुई भारत शक्ति एक्सरसाइज हुई है पोखरण राजस्थान में। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे मिलिट्री की एक्सरसाइज है, एक तरीके से तीनों आर्मी नेवी एयरफोर्स, याद रखिएगा, उसका शोकेस किया जाता है, इंडिजीनियसली डिफेंस कैपेबिलिटीज दिखाई जाती हैं कि हमारे पास ये चीजें हैं, ये एक तरीके से शो ऑफ कह सकते हैं डिफेंस का, ठीक है। और ये पोखरण राजस्थान में हुई, आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि भारत शक्ति एक्सरसाइज जो है ये कहाँ कंडक्ट हुई, तो पोखरण राजस्थान। ओके, नेक्स्ट, वन नेशन वन इलेक्शन। अभी इसकी रिपोर्ट जो है वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट जो है अभी रिसेंटली सबमिट की है, ठीक है। किसने सबमिट की है, इसको सबमिट की गई है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को सबमिट की गई है। ओके, और इसको चेयर कौन कर रहे थे, ठीक है, इस कमेटी को, वन नेशन वन इलेक्शन की जो रिपोर्ट आई है इसको इसके चेयरमैन कौन थे, इसके चेयरमैन थे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। उन्होंने रिपोर्ट, वो चेयरमैन थे और भी मेंबर्स थे, उन्होंने मिलकर बोला है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। कहने का मतलब साइमल्टेनियस इलेक्शन का प्रपोजल उन्होंने रखा है, जहां पर लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन एक साथ होना चाहिए, दैट इज लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन एक साथ होना चाहिए। इसके लिए याद रखिएगा उन्होंने ये रिपोर्ट जो है वो हमारे देश के प्रेसिडेंट को रखी है। अब देखते हैं कब से ये इसको इंप्लीमेंट कर पाती गवर्नमेंट की नहीं, क्योंकि इसके लिए उनको स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप देख रहे हैं सरकार बोल रही है कि हमको 400 पार जो हैं सीट्स जो हैं करीबन चाहिए है जस्ट टू मेक दोज चेंजेस, तभी साइमल्टेनियस इलेक्शन पॉसिबल हो पाएंगे। ओके, चलिए, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023, ठीक है, ये क्या है, याद रखिएगा इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है एज अ पहले बता दूं मैं आपको वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट होती क्या है। इस रिपोर्ट को भी रिसेंटली पब्लिश किया है, स्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है IQ एयर जिन्होंने पब्लिश किया। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो थर्ड पोल्यूटेड कंट्री, याद रखिएगा थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है। ओके, और रैंक 1 पर जो है वो है बांग्लादेश, रैंक 2 पर है पाकिस्तान और रैंक 3 पर है इंडिया। तो इंडिया है रैंक 3 पर, ये आपको याद रखना है। और दिल्ली जो है वो मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी है 4th कंसेक्यूटिव टाइम, मतलब 4th कंसेक्यूटिव टाइम से दिल्ली ही चल रही है। और मेट्रोपॉलिटन एरिया में अगर बात करें तो मोस्ट पोल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है वो बेगूसराय डिसाइड हुआ है, जो कि कहां पर है, बिहार में। सो मोस्ट पोल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया भी इंडिया में है बेगूसराय, दिल्ली तो चली रही है, और इंडिया जो है वो रैंक 3 पर है। बाकी की रैंकिंग आप देख सकते हैं, रैंक 4 में आपको तजाकिस्तान दिख रहा होगा। ओके, रैंक 1 पे बांग्लादेश, 2nd पे पाकिस्तान और 3rd पर जो है वो कौन है, दैट इज इंडिया। ओके, नेक्स्ट, अभी स्टार्टअप महाकुंभ हुआ जो कि बहुत न्यूज में था, 18 मार्च से 28 मार्च तक ये चला। भारत मंडपम, याद रखिएगा न्यू दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज हुआ। और इसका काम क्या था, इसका काम था कि एक तरीके से नेटवर्क प्रोवाइड करना, किसका, इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स का, मतलब जो स्टार्टअप्स हैं उनको इन्वेस्टर्स की जरूरत होती है, तो उनके बीच का लिंक जो है वो स्टार्टअप महाकुंभ चीजें प्रोवाइड कर रहा था। ओके, नेक्स्ट, याद रखिए अभी नए CM बन गए हरियाणा का, जिनका नाम है नायब सैनी, याद रखिए। तो नायब सैनी जी जो है वो नए CM बन गए हैं हरियाणा के। कमेंट बॉक्स में आप मुझे हरियाणा के गवर्नर का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और दूसरा हरियाणा में लोकसभा सीट्स कितनी हैं ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, पुष्पक। ये पुष्पक क्या है, RLV, दैट इज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम रखा गया है पुष्पक। अब आपको पता होगा जनरली जब कोई भी मिसाइल हम लॉन्च करते हैं तो इसको लॉन्च करने के लिए हमको एक लॉन्चिंग व्हीकल की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये लॉन्चिंग व्हीकल यूज़ होता है, ठीक है, और फिर हम अपनी मिसाइल जो हमें सेटेलाइट जो हमें सॉरी मिसाइल कह रहा हूँ मैं, सेटेलाइट जो है हमको अगर छोड़नी है तो हम एक लॉन्चिंग व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, सेटेलाइट चला जाता है और लॉन्चिंग व्हीकल नीचे आ जाता है। ओके, बट ये जो लॉन्चिंग व्हीकल है सिर्फ एक बार यूज़ हो पाता है, ठीक है। इससे हमारा आपको पता होगा स्पेस पे भेजने का मिशन का कॉस्ट भी ज़्यादा होता है, क्योंकि एक बार ही आप लॉन्चिंग व्हीकल को यूज़ कर सकते हैं। बट अब इसरो उसके लिए टेस्टिंग कर रहा है, याद रखिए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल बना रहा है, ठीक है, जिससे क्या हो कि आप मल्टीपल टाइम्स उस व्हीकल को यूज कर सके फॉर लॉन्चिंग द सैटेलाइट्स। ओके, जिसका नाम रखा गया पुष्पक, और इसकी भी टेस्टिंग हुई थी, याद रखिए कर्नाटका से अभी टेस्टिंग भी चल रही है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया अब अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो सोचिए स्पेस में हम कितना आगे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है भारत बायोटेक स्टार्ट्स क्लिनिकल ट्रायल ऑफ ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन MTB वैक, याद रखिएगा। तो भारत बायोटेक ने क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट कर दिए हैं। MTB वैक जो है पहली ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन है जिसको डराइव किया जा रहा है ह्यूमन सोर्स से। ओके, और इसको डेवलप किया था, इसको बनाया था स्पेनिश की बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी बायोफैब्री ने। ओके, बट इन भारत बायोटेक क्लिनिकल ट्रायल कर रहा है और वो दीज ट्रायल्स कर रहा है इन कोलैबोरेटिव विद बायोफैब्री। ओके, तो उनके साथ मिलके ये कोलैबोरेटिव ट्रायल्स किए जा रहे हैं, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। याद रखिएगा ह्यूमन सोर्स है, वो पहली बार ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन डराइव की जा रही है ह्यूमन सोर्सेस, का नाम क्या रखा गया है, MTB वैक। तो दैट इज व्हाई इट इज इन न्यूज़। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 24।
ये एक्सरसाइज अभी रिसेंटली कंडक्ट की गई, मैं बता दूं, देख सकते हैं 18 से 25 मार्च को एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। कहां पर? विशाखापट्टनम में। और ये एक्सरसाइज में 2 लोग थे, दो कंट्रीज थी, इंडिया और यूएसए। तो इंडिया और यूएसए की एक्सरसाइज है, आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बात करता हूँ, प्रोफेसर की बात करता हूँ जिनकी इमेज आपको यहाँ पर दिख रही होगी। ओके, इन प्रोफेसर का नाम है प्रोफेसर जयंत मूर्ति। इनको रिसेंटली इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। कैसे? उन्होंने एक एस्ट्रॉइड का नाम इनके नाम पर रखा गया है। एस्ट्रॉइड का नाम रखा गया है 215884 जयंत मूर्ति। ओके, तो उनके नाम पर उनको याद रखिएगा, IAU ने उनको एक तरीके से आप कह सकते हैं रिमार्केबल, उनका जो कंट्रीब्यूशन है उनके लिए रिकॉग्नाइज किया है बाय पुटिंग द नेम ऑफ एस्ट्रॉइड बाय हिज नेम। ओके, चलिए नेक्स्ट है नीमू पदम दर्चा रोड। ओके, ये अभी रिसेंटली न्यूज में आई है ये रोड। ओके, ये रोड मैं बता दूं हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से कनेक्ट करती है। किसे? हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से। ठीक है, तो ये थर्ड रूट हो गया एक तरीके से लेह लद्दाख को कनेक्ट करने वाला। पहले एक हिमाचल से था ही, ओके, एक श्रीनगर से था। नाउ अब आप देख रहे हैं एक नया रूट डेवलप कर दिया है। ओके, दैट इज नींबू पदम दर्चा रोड। 298 किलोमीटर की रोड जो है डेवलप की गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है ड्रोन मैन्युफैक्चरर कंपनी है, इसका नाम आपने सुना होगा गरुदा एरोस्पेस, बहुत न्यूज में रहता है। इवन जो नैमो ड्रोन दीदी स्कीम जो चल रही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की, उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, गरुदा एरोस्पेस। गरुदा एरोस्पेस ने रिसेंटली बॉर्डर को पेट्रोल करने के लिए, जो हमारे बॉर्डर एरियाज होते हैं उनको पेट्रोल करने के लिए एक सर्विलियंस ड्रोन बनाया जिसका नाम रखा गया त्रिशूल। तो पूछ सकते हैं त्रिशूल इज इन न्यूज, ये है क्या? तो याद रखिएगा बॉर्डर पेट्रोल सर्विलियंस है। ओके, इवन 2023 में भी गरुदा एरोस्पेस न्यूज में थी क्योंकि उन्होंने सोलर पावर्ड ड्रोन बनाया था, इसका नाम था सूरज। याद रखिएगा, तो पूछ सकते हैं सूरज क्या था? ये पुराना क्वेश्चन है बट ये उन्होंने ही बनाया था, इसलिए मैंने रिपीट किया है। ओके, नेक्स्ट थर्ड, अगर मैं बात करूं, ये देख सकते हैं ड्रोन इमेज आई, ये है वो ड्रोन। ओके, नेक्स्ट थर्ड फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024। ओके, ये जो इंडेक्स रिपोर्ट इसको पब्लिश कौन करता है? इसको पब्लिश करता है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दैट इज नायरोबी, केन्या में। ओके, नेक्स्ट इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 अभी रिसेंटली पब्लिश की गई है। ठीक है, इसको रिलीज किसने किया? इसको रिलीज किया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ILO, उसके साथ साथ इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट IHD ने मिलकर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया, जो अभी रिसेंटली न्यूज में भी चल रही है। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। याद रखिएगा HDI की मैं बात कर रहा हूं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। इसको पब्लिश करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडिया की रैंकिंग अभी ये HDI 2022 पब्लिश हुआ है, याद रखिएगा 2022 पब्लिश हुआ है 2024 में। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना है, पुराना नहीं है, ये लेटेस्ट ही है। इसमें इंडिया की रैंकिंग है 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। याद रखिएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंकिंग है 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। और अगर मैं इस रिपोर्ट की बात करूं तो लास्ट टाइम इंडिया की रैंक 2021 में 135 थी, तो एक रैंक इंप्रूव हुई है, इंडिया की रैंक हो गई है 134। तो पूछ सकते हैं आपसे HDI में इंडिया की रैंकिंग कितना है? यू जस्ट हैव टू टेल 134। ओके, नेक्स्ट है स्टार्ट 2024। व्हाट इज द स्टार्ट 2024? ये स्टार्ट 2024 इसरो ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? इसरो ने। फुल फॉर्म है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। ठीक है, इसका एम क्या है? इट्स अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, याद रखिएगा, जिसका नाम रखा गया स्टार्ट, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा। किसके लिए? अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा ऑनलाइन फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हु वांट टू लर्न अबाउट स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जिनको स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में लर्न करना है वो स्टार्ट प्रोग्राम को लॉन्च कर सकते, ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। दैट इज स्टार्ट 2024। किसका है ये मिशन, ये प्रोग्राम? दैट इज इसरो। ओके, नेक्स्ट आप देखिए ओम शेप्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओम शेप्ड, वर्ल्ड का पहला ओम शेप्ड टेम्पल जो है वो कि राजस्थान में बनाया जा रहा है। ये देख सकते हैं ओम शेप टेम्पल है, वर्ल्ड का पहला ओम शेप टेम्पल है, जो कि पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में डेवलप किया जा रहा है। ओके, इसको भी रिसेंटली इनॉग्रेट भी किया गया है। नेक्स्ट IIT मद्रास की मैं बात करता हूं। IIT मद्रास अभी न्यूज में है। IIT मद्रास इसलिए न्यूज में है क्योंकि सक्सेसफुली ये ट्रांसफर कर रहे हैं इंडियाज फर्स्ट स्वाइन फीवर वैक्सीन टेक्नोलॉजी टू वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसका नाम है बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड। ओके, तो पूछ सकते हैं किस IIT ने फर्स्ट स्वाइन फीवर वैक्सीन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया है, उस IIT का नाम क्या है? तो यू हैव टू टेल IIT मद्रास। ओके, IIT मद्रास वैसे भी बहुत न्यूज में रहता ही है। ओके, आगे बात करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। इंडिया ने अप्लाई किया है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से अप्लाई किया है फॉर द राइट्स टू एक्सप्लोर करना है उनको। किस जगह पर?
याद रखिएगा। FNAC निकेतन सी माउंट, ओके, जो कि इंडियन कोस्ट में है। ये आप देख सकते हैं, ये इंडियन ओशन है और यहाँ पर वो सी माउंट आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर डिस्कवरी के लिए याद रखिए एक्सप्लोर करना चाहते हैं इंडिया, ओके, उसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से ये चीज़ मांगी है कि हमको एक्सप्लोर करने के लिए अलाउ किया जाए वहाँ पर। आपको मुझे बताना है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ISA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ओके। नेक्स्ट IRIS, ये क्या है? ये बन गई है फर्स्ट जनरेटिव AI टीचर, याद रखिएगा, पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर जिसको इंट्रोड्यूस किया है स्कूल ऑफ केरला में। याद रखिएगा, केरला के स्कूल में इसको लॉन्च किया गया है। तो पूछ सकते हैं इंडिया की पहली AI टीचर का नाम क्या है, तो आंसर इज IRIS। और कहाँ लॉन्च किया है, दैट इज केरला में, ओके। कुछ लोग, मैंने जब पढ़ाया था, कुछ लोग कमेंट में लिख रहे थे कि सर ऐसे ही जिस तरह टीचर आ गया AI बेस्ड, वैसे ही स्टूडेंट्स भी आ जाएं, हो लोग ऐसा लिख रहे थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 GI टैग की मैं बात करता हूँ, इंपॉर्टेंट है। एक त्रिपुरा का है, एक उड़ीसा का GI टैग है। त्रिपुरा का ट्रेडिशनल ट्राइबल अटायर, इसका नाम है रीसा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको रिसेंटली GI टैग दिया गया है, ठीक है। दूसरा कटक का रूपा तरकशी, जिसको आप सिल्वर फिलिग्री भी कहते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं सिल्वर फिलिग्री, ओके, इसको भी GI टैग मिला है। तो उड़ीसा से GI टैग इसको मिला है और त्रिपुरा से GI टैग इसको मिला है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ओके। नेक्स्ट जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करता हूँ, ZSI, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। उन्होंने रिसेंटली डिस्कवर किया है एक नई मेराइन स्पीशी जो है हेड शील्ड सी स्लग विथ रबी रेड स्पॉट, ओके। इसको उन्होंने डिस्कवर किया है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के कोस्ट में, और इसका नाम उन्होंने देश की प्रेसिडेंट के नाम पर रखा है, ठीक है। जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनके नाम पर इनको रखा गया, याद रखिएगा, मिलेनोक्लेमस द्रौपदी, ये नाम रखा गया मिलेनोक्लेमस द्रौपदी। तो पूछ सकते हैं मिलेनोक्लेमस द्रौपदी किसके नाम पर रखा गया है, तो देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर रखा गया है, ओके। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले डेफ कनेक्ट की बात की थी, जहां मैंने बोला था राजनाथ सिंह जी ने अभी उसको इनॉग्रेट किया न्यू दिल्ली में। वहीं से एक स्कीम आती है अदिति स्कीम। पूछा जाता है अदिति स्कीम किस सेक्टर से रिलेटेड है, डिफेंस सेक्टर से ये स्कीम रिलेटेड है, जहां पर प्रमोट किया जा रहा है इनोवेशंस इन क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजी। मतलब जिस तरह आप इनोवेशंस और याद है कि इनोवेशंस बढ़ाई जा सके डिफेंस टेक्नोलॉजी में, उसके लिए अदिति स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। और इसको लॉन्च कब किया गया है, इसको लॉन्च किया उस डेफ कनेक्ट जो मैंने बताया 24 जो न्यू दिल्ली में हो रहा है, राजनाथ सिंह ने इसको इनॉग्रेट किया, वहां पर लॉन्च किया गया है। तो पूछ सकते हैं आपसे डेफ कनेक्ट जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा सकता है कि कहां लॉन्च किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। इस मार्च मंथ में कौन कौन सी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेड अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है, याद रखिएगा, सदानंद वसंत दत्ते, ओके। उनकी इमेज यहाँ पर बनी हुई है, NIA हेड, आपसे पूछ सकते हैं। NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के हेड अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है पीयूष आनंद। तो यही पूछ सकते हैं NDRF के हेड कौन है, तो पीयूष आनंद, ओके। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ओके, दैट इज BPR&D चीफ, इसके अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है राजीव कुमार, ओके। तो सारी अपॉइंटमेंट्स मैं आपको बता रहा हूं मार्च 2024 की। नेक्स्ट सब इंस्पेक्टर, जिनका नाम है सुमन कुमारी, इन्होंने हिस्ट्री बना दी बाय बिकमिंग BSF फर्स्ट फीमेल स्नाइपर। तो BSF की फर्स्ट फीमेल स्नाइपर बन गई है ये, तो इसलिए न्यूज में चली। तो पूछ सकते हैं कौन बनी है, तो करेक्ट आंसर है सुमन कुमारी, ओके। स्नाइपर, S से स्नाइपर, S से सुमन। नेक्स्ट अनुराग अग्रवाल अपॉइंट हो गए हेड ऑफ द पार्लियामेंट सिक्योरिटी। पार्लियामेंट सिक्योरिटी के लिए अनुराग अग्रवाल अपॉइंट हुए, ओके। नेक्स्ट दलजीत सिंह चौधरी जो हैं वो NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। ये एक IPS ऑफिसर हैं, याद रखिएगा, और इनको रिसेंटली NSG की, याद रखिएगा, चीफ अपॉइंट हो गए, दैट इज डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं, ओके। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी क्या किया है, जो DGP थे वेस्ट बंगाल के, इनका नाम था विवेक साय, उनको हटा के नया DGP अपॉइंट कर दिया है। और नए DGP जो है वो है संजय मुखर्जी। तो याद रखिएगा न्यू DGP हैज बीन अपॉइंटेड, जिनका नाम है संजय मुखर्जी। इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है नए वेस्ट बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट है देवेंद्र झाझरिया, इनका नाम आपने सुना होगा। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। तो पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गए हैं, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि आप स्पोर्ट्स पर्सन को ही अपॉइंट कर रहे हैं। वरना पहले हम देखते थे कि कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड का व्यक्ति जो है वो ऐसी कमिटीज़ के चेयरपर्सन बन जाते थे, बट याद रखिएगा देवेंद्र झाझरिया जो हैं उनको अपॉइंट किया गया, तो इट्स अ ग्रेट थिंग, ओके। नेक्स्ट हंसा मिश्रा अपॉइंट हुई हैं, याद रखिएगा, डायरेक्टर ऑफ UPSC। तो पूछ सकते हुए एज में अपॉइंटेड है डायरेक्टर इन UPSC, तो हंसा मिश्रा, ओके। सीनियर ब्यूरोक्रेट इनका नाम है राहुल सिंह नाम है। राहुल बहुत कॉमन नाम है, तो याद करिए, आपका जो दोस्त राहुल है वो CBSE में आ गया है, ऐसे याद कर लो। CBSE के नए चीफ अपॉइंट हो गए राहुल सिंह, जो कि एक बहुत कॉमन नेम है,
ओके, नेक्स्ट है लुइस मॉन्टेनेग्रो, अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए पोर्चुगल के नए प्राइम मिनिस्टर। याद रखिएगा, हिंदी में पुर्तगाल कहते हैं, इंग्लिश में पोर्चुगल कह सकते हो। तो पोर्चुगल के नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट आयरलैंड के यंगेस्ट पीएम एट द एज ऑफ 37 ईयर्स ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज आयरलैंड्स न्यू पीएम, जिनका नाम है साइमन हैरिस। याद रखिएगा, क्या नाम है? साइमन हैरिस। ओके, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, नीरज चोपड़ा अपॉइंट हुए हैं, एवर रेडी एक जो बैटरी कंपनी है, ओके, उसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए नीरज चोपड़ा। ओके, आई थिंक नीरज चोपड़ा को सब लोग जानते हैं। ओके, नेक्स्ट अर्जुना अवॉर्डी जो है, जिनका नाम है शीतला देवी। याद रखिए, शीतल देवी, सॉरी, आपने इनको देखा होगा, शीतल देवी को, इनको भी अर्जुना अवार्ड भी मिला है। ओके, शी हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज नेशनल पर्सन विद डिसेबिलिटी आइकन। याद रखिएगा, पर्सन विद डिसेबिलिटी का आइकन इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है। तो शी हैज़ ऑल्सो बीन इन न्यूज़, ये भी बहुत न्यूज़ में है, पूछा जा सकता है आपसे। ओके, चलिए नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं दैट इज चंद्रचूड़, उन्होंने, याद रखिएगा, वो कमिटी उन्होंने अपॉइंट की जिसको खुद चेयर कर रहे हैं, रिगार्डिंग व्हाट, टू टैकल द क्रिटिकल एंड, याद रखिए, टू टैकल द इन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिनका आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा इनको दिक्कतें आ रही, मतलब ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं, ठीक है, इनकी मतलब ख़त्म हो रहे हैं ये एक तरीके से, उनको बचाने के लिए। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी अपॉइंट की जिसको हेड कर रहे हैं हमारे चंद्रचूड़, जो देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वही इसको, याद रखिएगा, लीड कर रहे हैं। ओके, तो ये पूछ सकते हैं कि अभी कमेटी बनाई गई है, उसको लीड कौन कर रहे हैं, तो आंसर वुड भी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़। ओके, नेक्स्ट है किशोर मकवाना, ये अभी न्यूज़ में है क्योंकि ये चेयरमैन अपॉइंट हो गए हैं नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो याद रखिएगा, शेड्यूल कास्ट के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं मकवाना जी। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट गोविंद धोलकिया, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सूरत डायमंड बर्स। याद रखिएगा, ये गुजरात से आते हैं, राज्यसभा एमपी भी हैं। ओके, और ये अपॉइंट हो गए गुजरात सूरत डायमंड बर्स के, याद रखिएगा, चेयरमैन अपॉइंट हुए, इनका नाम है गोविंद धोलकिया। ओके, नेक्स्ट है इंडियन स्टील एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, इनका नाम है नवीन जिंदल। नवीन जिंदल, याद रखिएगा, स्टील एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए। ओके, नेक्स्ट एमवी राव, इंपॉर्टेंट है, इंडिया बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन अपॉइंट हुए एमवी राव। ओके, नेक्स्ट सीपी राधाकृष्णन, एक्चुअली ये झारखंड के गवर्नर हैं, बट अभी जो तेलंगाना की गवर्नर थी उन्होंने रिजाइन कर दिया, इसलिए इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ तेलंगाना एज वेल एज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुदुचेरी। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर पुदुचेरी के अपॉइंट हो गए हैं, गवर्नर ये अपॉइंट हो गए हैं तेलंगाना के। याद रखिए, तेलंगाना, सॉरी मैंने शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल दिया था, तेलंगाना के गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर पुदुचेरी के हैं, और झारखंड के तो ये है ही गवर्नर। तो एक साथ देख रहे हैं, 3-3 जगह संभाल रहे हैं। आपको मुझे बताना है कौन थी तेलंगाना की गवर्नर जिन्होंने रिजाइन कर दिया है, और वो तेलंगाना की भी गवर्नर थी और लेफ्टिनेंट गवर्नर पुदुचेरी की भी थी, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। सो नए जो हैं वो सीपी राधाकृष्णन बन गए हैं। आपको मुझे बताना है किन्होंने रिजाइन किया, उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट नवीन सहगल हैं, प्रसार भारती बोर्ड के, याद रखिए, प्रसार भारती बोर्ड के चेयरमैन अपॉइंट हुए नवीन सहगल। ओके, नेक्स्ट इलेक्शन कमीशन जो है उसके 2 इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट हुए हैं, यहाँ में गणेश कुमार और सुखबीर संधू। याद रखिएगा, ये दोनों भी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं एज अ इलेक्शन कमिश्नर्स। ओके, नेक्स्ट है एएस राजीव, ये विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं एट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। याद रखिएगा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में ये विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट शहबाज शरीफ अपॉइंट हुए एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो पूछ सकते हैं रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए, तो शहबाज शरीफ। चलिए अब स्पोर्ट्स की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। मार्च में स्पोर्ट्स में क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में रही हैं उनको डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले है मियामी ओपन 2024। ओके, मियामी ओपन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो इस बार डबल्स, मेंस डबल था, वो एक इंडियन ने जीता, इसलिए एग्जाम में आ सकता है। मियामी ओपन, याद रखिए, रोहन बोपाना जो इंडिया से हैं और उनके जो पार्टनर थे मैथ्यू एबडन जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, उन दोनों ने मिलकर मेंस डबल में मियामी ओपन जीत लिया है, इसलिए मियामी ओपन न्यूज़ में है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो मियामी ओपन पे क्वेश्चन इसलिए नहीं आते हैं, देखो इंडिया ने जीता इसलिए पूछा जाएगा, वरना आप देखिए जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं जनरली उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट मियामी ओपन किसी इंडियन ने जीता इसलिए मैंने आपको बताया। ओके, नेक्स्ट याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वर्ल्ड टेबल टेनिस फेडरर बेरेट 2024 जो बेरेट लेबनान में हो रहा है, बेरेट कैपिटल है लेबनान की, वहाँ पे वर्ल्ड टेबल टेनिस फेडरर हो रहा था, याद रखिएगा, जिसको वुमेन्स सिंगल में इसको जीत लिया है सरेजा अकूला ने। तो इंडियन है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, सरेजा अकूला ने जीता है जो बेरेट लेबनान में हो रहा था इवेंट। ओके, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ऐसे ही मेल कैटेगरी में मैं बात करूं, मेंस कैटेगरी में, सो
याद रखिएगा, सातियन, जी सातियन जो है, उन्होंने फर्स्ट एवर इंडियन टू विन अ मेंस सिंगल ट्रॉफी, याद रखिए। तो दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट कि वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर जो हो रहा है, जो फीडर सीरीज इवेंट जो बेरेट लेबनान में हो रहा है, उसमें मेंस सिंगल में और फीमेल सिंगल में दोनों में इंडियन ने जीता है, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हुआ था और ये मेल वाला ज़्यादा चांसेस है आने के। ओके, नेक्स्ट है फरारी के ड्राइवर हैं कार्लोस सेनेज, जिन्होंने अभी ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है। सीधे पूछा ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है, यू जस्ट हैव टू टेल द नेम। ओके, नेक्स्ट है शरद कमल, आपने सुना होगा, बहुत फेमस है, टेबल टेनिस प्लेयर हैं। ओके, शरद कमल की अगर हम बात करें तो ही हैज़ गोइंग टू बी द फ्लैग बियरर, याद रखिएगा। ओलंपिक्स जो होने वाले हैं 2024 में, जो कि पेरिस में होने वाले हैं, उसमें फ्लैग बियरर जो है वो शरद कमल हैं। मैं अगर इनकी बात करूं, ओलंपिक्स की बात करूं, तो ये ओलंपिक्स मैं आपको बता देता हूं 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त, मतलब आफ्टर इलेक्शंस आप देखेंगे ओलंपिक्स बहुत न्यूज़ में आ जाएगा, है ना। उस टाइम पे मैं ओलंपिक्स के बारे में डिटेल भी पढ़ाऊंगा आपको। तो ओलंपिक्स 2024 में टेक प्लेस होने वाला 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। आपको याद रखना ये इवेंट होगा पेरिस, फ्रांस में। ओके, और बेस्ट देखते हैं इंडिया कितने मेडल इस बार जीत पाता है। ओके, नेक्स्ट है वुमेन प्रीमियर लीग 2024। अगर मैं जिस तरह आईपीएल होता है वैसे वुमेन प्रीमियर लीग भी होता है। याद रखिएगा 23 फेब से 17 मार्च तक ये इवेंट चला और फाइनल जो हुआ वो दिल्ली और आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में हुआ और इसको आरसीबी ने जीत लिया। सुन के आप शॉक्ड हो रहे होंगे, आरसीबी ने जीत लिया, बट हाँ आरसीबी ने जीत लिया है, मैं आपको बता दूं। तो आरसीबी फैंस जो हैं उनके लिए बड़ी अच्छी बात है कि आपके पास एक वुमेन प्रीमियर लीग वुमेन्स की एक ट्रॉफी आ चुकी है। ओके, और इस बार का जो मैस्कॉट था वुमेन प्रीमियर लीग का वो था शक्ति, मतलब ब्लू कलर की टाइगरेस आप कह सकते हैं, रिजेंबल टाइगर के शेप पे टाइगर थी। ओके, जिसने ब्लू कलर की ड्रेस पहन रखी थी, इसका नाम रखा गया शक्ति, जो इस बार का मैस्कॉट भी था। ओके, विनिंग टीम रही है आरसीबी, स्मृति मंदाना जो थी वो आरसीबी की कैप्टन थी, और जो रनिंग टीम जो रनर अप थी वो थी दिल्ली कैपिटल्स। ओके, वो रनर अप थी और उसका कैप्टन कौन था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। डिफिकल्ट होगा बट जो क्रिकेट खेलते हैं उनके लिए थोड़ा आसान होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी 2024, मुंबई ने जीत लिया है, हराया उन्होंने विदर्भा को है। फाइनल हो रहा था मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, याद रखिएगा। और 42nd रणजी ट्रॉफी है मुंबई की, तो मुंबई को तो ट्रॉफी जीतने की आदत सी है एक तरीके से। ओके, नेक्स्ट है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति स्कीम। ठीक है, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन स्कीम, इस स्कीम के अंदर सरकार क्या कर रही है, 9 to 18 ईयर्स के जो स्कूल चिल्ड्रन हैं, ठीक है, उनको क्या किया जा रहा है, उनके लिए ये स्कीम बनाई गई है, जहां पर नेशन वाइड स्कीम है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो टैलेंट है नुक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री उनको उठाया जाए, ठीक है, और उनको ट्रेन किया जाए और स्पोर्ट्स एज अ टूल बनाया जाए। जो आज की आप देखते हैं लोग मोबाइल में गेम्स खेलते रहते हैं, गैजेट के डिस्ट्रैक्शन से, वो सब ना हो। ओके, ड्रग्स वगैरह जो करते हैं वो सब ना हो, और फिजिकल गेमिंग में आए लोग, ठीक है, जिससे कि इवेंट्स जैसे ओलंपिक्स है, एशियन गेम्स है, उन सब में आगे जाके वो मेडल जीत सकें। तो उसके लिए सरकार ने खेल या कीर्ति स्कीम जो है वो लॉन्च की है, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ओके, नेक्स्ट है संतोष ट्रॉफी 2023-2024, अभी जो इवेंट हुआ संतोष ट्रॉफी एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसको सर्विसेज एस से संतोष एस से सर्विसेज ने जीत लिया। गोवा को उन्होंने फाइनल में हराया है और ये सर्विसेज का 7th टाइटल है, तो दिस ऑल्सो इंटरेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट है दैट इज UEFA। ये क्या है, फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। मैं इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि स्पेन ने इसको जीता है। ओके, दैट इज UEFA वुमेन्स नेशन लीग 2024। ये इसलिए भी क्योंकि पहली बार स्पेन ने मेडन टाइटल है जिन्होंने इसको जीता है, और फ्रांस को उन्होंने फाइनल हरा दिया है। UEFA वुमेन्स नेशन लीग जो है इस बार किसने जीता है, दैट इज स्पेन ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रो कबड्डी लीग 2024 की बात करते हैं। ये इस बार 10th एडिशन था और इस बार इसको जिसने जीता उसका भी मेडन टाइटल था, पहली बार उन्होंने जीता है, जिनका नाम है पुनेरी पल्टन। पुनेरी पल्टन मतलब पुणे से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। पुनेरी पल्टन ने फर्स्ट टाइम 10th एडिशन में पहली बार उन्होंने भी टाइटल जीत लिया। आई होप इस बार आरसीबी भी टाइटल जीत जाए, होप तो कर ही सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आईपीएल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023, ये इवेंट अभी हुआ 2024 में, नाम है इसका 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। ये इवेंट जो हुआ फाइनल, सबसे ज़्यादा जो यूनिवर्सिटी में जिस यूनिवर्सिटी टॉप किया वो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। टोटल 71 मेडल्स थे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के, 32 गोल्ड, 18 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल्स थे। ओके, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुए हैं 4th एडिशन, याद रखिएगा ये इवेंट हुए हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ठीक है। मैं बता दूँ 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये इवेंट हुआ है, जिसमें से मणिपुर को छोड़ के बाकी 6 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में हुआ प्लस सिक्किम। ओके, तो 7 स्टेट्स में हुआ एक्सेप्ट मणिपुर।
मणिपुर में इवेंट नहीं हुआ है, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जिसका नाम था अष्टलक्ष्मी 2023, ओके। तो अष्टलक्ष्मी के नाम से भी पूछा सकता है क्योंकि इस बार का जो मैस्कॉट था उसका नाम भी था अष्टलक्ष्मी द वाइब्रेंट बटरफ्लाई। याद रखिए, इसको नोट डाउन करिए, दिख नहीं रहा है तो अष्टलक्ष्मी द वाइब्रेंट बटरफ्लाई, आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, ये इस बार का मैस्कॉट था। सबसे सारे मेडल किसने जीते हैं? चंडीगढ़ ने, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं सात्विक और चिराग, ये हमेशा मेंस डबल में हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, याद रखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी क्योंकि हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, ओके। इन्होंने मेंस डबल टाइटल जीत लिया है फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 जो कि पेरिस में हो रहा था, ठीक है। आपको मुझे बताना है इस बार खेल रत्न अवार्ड 2024 का किसको दिया गया है। मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, मुझे खेल रत्न अवार्ड इस बार जिसको मिला है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए, ओके। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में, जो कि मार्च में इंटरनेशनली करंट अफेयर्स न्यूज़ में थी, ठीक है। पहला है इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया की ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हुई, ठीक है। ये एक्सरसाइज कहाँ हुई? ये एक्सरसाइज हुई है मोजाम्बिक में, याद रखिएगा 28 मार्च को एक्सरसाइज हुई थी, नकाला प्लेस है मोजाम्बिक की, वहाँ पर ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हुई है, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सेनेगल में प्रेसिडेंटल इलेक्शन हुए, नए प्रेसिडेंट बन गए, ये है सेनेगल जिसकी कैपिटल दकार है, याद रखिएगा। इसके नए प्रेसिडेंट जो बने उनका नाम आपको याद रखना है बासिरो दियो मावे कुछ भी कह सकते हो यार, ठीक है। ये है उनका नाम, आप तो मैं तो कहता हूँ ऑप्शन देख लो, ऑप्शन से पहचान जाना, दैट इज सफिशिएंट, ओके। सेनेगल के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। थाईलैंड टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज, याद रखिए थाईलैंड पहली साउथ ईस्ट एशियन नेशन है जो कि मैरिज इक्वालिटी पे वर्क कर रही है, याद रखिएगा। सो सेम सेक्स मैरिज के लिए थाईलैंड जो है वो फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन नेशन बन गया है, ओके। नेक्स्ट है सऊदी अरेबिया सेंड फर्स्ट कंटेस्टेंट टू मिस यूनिवर्स पीजेंट 2024। इस बार याद रखिएगा मिस यूनिवर्स का कॉन्टेस्ट जो है वो मेक्सिको में हो रहा है 2024 में, और सऊदी अरेबिया पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है, और सऊदी अरेबिया को रिप्रेजेंट पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है 27 ईयर ओल्ड मॉडल जो हैं जिनका मैं रूमी अल कतानी, याद रखिएगा ये उनका इमेज है, ये पार्टिसिपेट करने वाली है। तो देखते हैं, शायद हो सकता है जीत भी जाए। तो फर्स्ट टाइम सऊदी अरेबिया इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है जो कि मेक्सिको में इवेंट हो रहा है, ओके। नेक्स्ट है बाल्टीमोर ब्रिज कोलैप्स, अभी आपने सुना होगा बाल्टीमोर में रिसेंटली ब्रिज कोलैप्स हो गया, ये क्या है? देखिए एक्चुअली ब्रिज का नाम था फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज जो कि बाल्टीमोर में था। यहाँ पर एक याद रखिएगा एक कार्गो शिप था, इसका नाम था डाली, ओके। वो इससे टकरा गया है ना, वो एक कंटेनर शिप था, वो इससे टकरा गया, और ये जो ब्रिज बना हुआ है वो याद रखिएगा पटाप्सको रिवर जो है उस पर बना हुआ था, और करीबन 6 पीपल की डेथ भी हो गई है, और ये इवेंट अभी हुआ है। तो आपसे पूछ सकते हैं ये ब्रिज के ये न्यूज़ जो है कहाँ की, तो आंसर वुड बी यूएसए, ओके। नेक्स्ट रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो वापस प्रेसिडेंट बन गए हैं, 6th टाइम ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, ओके। याद रखिएगा मोहम्मद मुस्तफ़ा ये पैलेस्टीन के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, याद रखिए मोहम्मद मुस्तफ़ा पैलेस्टीन्स न्यू पीएम, ओके। नेक्स्ट है आसिफ अली जरदारी, ये पाकिस्तान के 14th प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है। हंगरी ने नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया, इसका नाम है तमस सुल्योक, याद रखिए तमस सुल्योक जो है वो हंगरी के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, ओके। नेक्स्ट यहाँ आप देख रहे होंगे पीएम मोदी हैं, और उनके साथ साथ मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है प्रविंद प्रविंद जुगनौथ, ओके। तो प्रविंद जुगनौथ मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने मिलके बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मॉरिशस में लॉन्च किए हैं, ओके। जिसमें एक एयर स्ट्रिप जो है वो बहुत न्यूज़ में है, जो कि एयर स्ट्रिप लॉन्च किए जेटी में, जो कि अगलेलिया आइलैंड में लोकेटेड है। तो इंडिया मॉरिशस के रिलेशंस आप देखिए बहुत अच्छे हो रहे हैं, और वहाँ पर एक एयर स्ट्रिप जो है वो इंडिया ने मिलकर इनके साथ लॉन्च की है, ओके। और मैं आपको बता दूँ बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए दोनों ने, ओके। इंडिया हैव गुड रिलेशंस विद मॉरिशस, ओके। नेक्स्ट है फ्रांस जो है वो पहली कंट्री बन गई ग्लोबली टू अमेंड अबॉर्शन राइट्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा अबॉर्शन राइट्स को अबॉलिश कर दिया उन्होंने, याद रखिएगा कंट्री ग्लोबली टू, याद रखिएगा France became the first country globally to embedded abortion rights into its constitution, इंक्लूड कर दिया उन्होंने, याद रखिएगा abortion rights into its constitution। तो पहली कंट्री कौन बनी है? करेक्ट आंसर है फ्रांस, ओके। नेक्स्ट अगर आगे बात करता हूं तो अभी सरकार का आपको बताओ गवर्नमेंट का एक पुराना सा ऑपरेशन चल रहा है ऑपरेशन संकल्प, जिसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए ये ऑपरेशन वर्क किया जाता है अलग अलग जगहों पे, आपको पता होगा पायरेट्स से जो अटैक करते रहते हैं। रिसेंटली ईरान की शिप वेसल था, इसका नाम था
अल खंबर, ओके, इस पर अटैक कर दिया वहाँ के कुछ पायरेट्स ने, और इंडिया ने अपने ऑपरेशन संकल्प के अंदर यहाँ के जो याद रखिएगा क्रू मेंबर्स थे उनको प्रोटेक्ट कर लिया, उनको बचा लिया, और सारे क्रू मेंबर्स, मेजरली जो क्रू मेंबर्स थे वो पाकिस्तानी थे, ओके। तो इसलिए ये जो ऑपरेशन संकल्प जो है, जो सरकार का पहले से ही मैरीटाइम, इंडियन नेवी का मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए चल रहा है, वो न्यूज़ में आ गया, ओके। नेक्स्ट है हुरोन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024। इस रिच लिस्ट के अकॉर्डिंग मुकेश अंबानी याद रखिएगा एशिया के रिचेस्ट पर्सन हैं, ओके। एलन मस्क वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन हैं, और मुंबई जो है वो आज की डेट में एशिया की, याद रखिएगा, एशिया की बिलियनियर कैपिटल बन गई है। तो एशिया की बिलियनियर कैपिटल कौन सी है? मुंबई। रीजन बीजिंग को टेक ओवर कर लिया है। एशिया मुंबई में 92 बिलियनियर्स हैं, जबकि बीजिंग में सिर्फ 91 है। तो एक नंबर से हम ऊपर चले गए हैं और हम एशिया की बिलियनियर कैपिटल मुंबई बन गई है। तो ये भी एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कच्चादेवो आइलैंड रो, ठीक है। कच्चादेवो आइलैंड अभी डिस्प्यूट जो है वो अभी बड़ा न्यूज़ में आ गया है। इसका रीज़न है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्रिटिसाइज़ किया है कांग्रेस गवर्नमेंट को कि उन्होंने ये आइलैंड श्रीलंका को दे दिया था, जिसकी वजह से हमारे तमिलनाडु के जो फिशरमैन हैं उनको बहुत दिक्कत आती है। एक्चुअली है क्या है कच्चादेवो आइलैंड, मैं आपको बताऊँ, ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है जो कि पार्क स्टेट में लोकेटेड है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में पार्क स्टेट में लोकेटेड है, दोनों ही इंडिया और श्रीलंका के बीच में ही है ये आइलैंड, याद रखिएगा, है ना, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। और 1974 में इंदिरा गांधी लेड कांग्रेस गवर्नमेंट ने, याद रखिएगा, कच्चादेवो आइलैंड जो है वो श्रीलंका को दे दिया था एज एन एग्रीमेंट, ओके। जिसकी वजह से हमारे जो फिशरमैन हैं उनको बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ये पार्ट अब श्रीलंका का हो गया है। तो इसकी वजह से बहुत डिस्प्यूटेड है, और जिस पे याद रखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, अभी आपको पता होगा इस समय वो तमिलनाडु में इलेक्शन का टाइम है, आपको पता ऑल ओवर इंडिया, ओके। तो तमिलनाडु में सीट्स आते हैं, तो उन्होंने ये टॉपिक को वापस छेड़ दिया है, ओके। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तमिलनाडु के लोगों के लिए भी, ओके। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंडिया और ब्राज़ील ने 2+2, ठीक है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है इंडिया और ब्राज़ील ने 2+2 डायलॉग स्टार्ट किया। 2+2 होता क्या है? इंडिया के साइड से डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर, ब्राज़ील के साइड से डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर आपस में, याद रखिएगा, मिलते हैं, मीटिंग होती है इनकी, याद रखिएगा। तो 2+2 डायलॉग कहते हैं उसको। तो 2+2 मतलब 2 मिनिस्टर इधर से, 2 मिनिस्टर उधर से, और 2 मिनिस्टर कौन होते हैं? डिफेंस और, याद रखना आपको, फॉरेन मिनिस्टर। तो ये फर्स्ट एवर इंडिया का यूएसए के साथ चलता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ चलता है 2+2 डायलॉग। अब ब्राज़ील के साथ भी स्टार्ट हुआ, फर्स्ट टाइम ब्राज़ील के साथ हम ये 2+2 डायलॉग कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट, फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट कहाँ हुई है? दैट इज बेल्जियम में, याद रखना, कहाँ? बेल्जियम में, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखो मजूली मास जो असम के हैं, इसको अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है। तो पूछ सकते हैं ये मजूली मास कहाँ का है? तो आंसर भी दैट इज असम, जिसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट, इसरो ने लॉन्च किया है सखी। सखी क्या है? स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। ये क्या है? याद रखिएगा, गगनयान में जो हमारा मिशन जाने वाला है, उनको, गगनयान की जो क्रू है उनको असिस्ट करने के लिए इसरो ने सखी ऐप लॉन्च किया है, ओके। तो ये बहुत न्यूज़ में चल रहा है सखी ऐप। तो पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में सखी ऐप किसके लिए है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दैट इज डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024। पूछ सकते हैं डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 कौन पब्लिश करता है? वीडेम इंस्टीट्यूट, ये आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024। इसको कौन पब्लिश करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क जो है, ठीक है, वो इसे पब्लिश करता है। फिनलैंड जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप है 7th कंसेक्यूटिव टाइम, याद रखिएगा 7 टाइम से फिनलैंड ही टॉप में चल रहा है। इंडिया की रैंकिंग है 126, और लास्ट ईयर भी इंडिया की रैंकिंग 126 ही थी। और बॉटम में जो है वो है अफगानिस्तान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 10th एडिशन एक्सरसाइज, याद रखिए एक्सरसाइज लिमिटेड 2024। पूछ सकते हैं ये एक्सरसाइज लिमिटेड जो है, ठीक है, ये कौन से एडिशन की एक्सरसाइज है? अभी जो 2024 में हुई 10th एडिशन की एक्सरसाइज है। इंडिया और सेचल्स के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, और अभी ये एक्सरसाइज मार्च में सेचल्स में कंडक्ट हुई है, ठीक है। तो इंडिया ने पार्टिसिपेट भी किया है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024। ये एक मल्टीलेटरल, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। ये एक्सरसाइज भी सेचल्स में हो रही थी, ओके। 26 फेब से लेके 8 मार्च तक ये एक्सरसाइज हो रही थी, और इंडिया की नेवल शिप आईएनएस तिर जो है उसने रिप्रेजेंट भी किया। करीबन 16 कंट्रीज इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती। तो पूछ सकते हैं एक्सरसाइज कहाँ हुई है? तो आंसर वुड बी सेचल्स, ओके। नेक्स्ट, सी डिफेंडर 2024। ये इंडिया कोस्ट गार्ड और यूएस के साथ, यूएस कोस्ट गार्ड की बायलैटरल एक्सरसाइज है, जिसका नाम है सी डिफेंडर 2024। और ये एक्सरसाइज अभी 10th मार्च को पोर्ट ब्लेयर में कंडक्ट की गई है, याद रखिए कहाँ पर? दैट इज पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट है एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण 2024। ये एक्सरसाइज इंडिया और मलेशिया की एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज अभी 28 फेब से 2 मार्च तक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। कहाँ पर? विशाखापट्टनम, दैट इज एट आंध्र प्रदेश में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, ओके।
आगे बढ़ते हैं, कुछ अवार्ड्स देखते हैं जो मार्च 2024 में अवार्ड्स दिए गए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मिस वर्ल्ड 2024 अभी मार्च में बनी है, याद रखिएगा। क्रिस्टलिना जो कि चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं, शी बिकेम मिस यूनिवर्स 2024 और ये इवेंट हो रहा था इंडिया में, मुंबई में। और इस इवेंट में खास बात एक और है, नीता अंबानी जी को भी अवार्ड दिया गया है फॉर मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। किस लिए अवार्ड मिला है? फॉर हर वर्क एट द रिलायंस फाउंडेशन के लिए जो उन्होंने वर्क किया है उसके लिए उनको मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी दिया गया नीता अंबानी जी को। ओके, नेक्स्ट है 33rd सरस्वती सम्मान। ये सम्मान मलयालम के एक इंपॉर्टेंट पोएट और ऑथर को मिला है जिसका नाम है प्रभा वर्मा। ओके, के बिरला फाउंडेशन जो है वो याद रखिएगा सरस्वती सम्मान देती है। और 33rd सरस्वती सम्मान 2023 का किसको मिला है? याद रखिए प्रभा वर्मा जी को मिला है। आपको मुझे बताना है उनको किसके लिए ये अवार्ड दिया गया, उनकी बुक कौन सी है, उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जिनके लिए उनको ये अवार्ड मिला है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कराया हुआ है। नेक्स्ट है एबल प्राइज 2024 जो कि मैथ्स का नोबेल प्राइज माना जाता है। नॉर्वे गवर्नमेंट ये अवार्ड देती है, ये मिला है माइकल टेलाग्रैंड को जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। माइकल टेलाग्रैंड जो है उनको एबल प्राइज 2024 जो कि मैथ्स के लिए मिलता है वो उनको दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है पीएम मोदी को भूटान का सबसे बड़ा अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ भूटान, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रग गाल्पो अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये फर्स्ट नॉन भूटानीज जो भूटान का नहीं है, नॉन भूटानीज है, उसमें पहले प्रधानमंत्री, पहला पर्सन है जिनको मिला है वो है पीएम मोदी। तो फर्स्ट नॉन भूटानीज अवार्ड मिला है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, जो कि ग्रेट बड़ी बात है क्योंकि भूटान से इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं। भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और याद रखिए भूटान के पीएम भी अभी इंडिया आए हुए थे 5 डे विजिट में, उनका नाम भी आपको याद रखना है, उनका नाम है तशिंगिंग टोब्गे, याद रखिएगा। तो वो भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी इंडिया की विजिट में भी थे। और जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं ये अवार्ड लेने के लिए, ठीक है, उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर ने याद रखिएगा स्टेट ऑफ आर्ट मेडिकल फैसिलिटी तिम्फू में भी उन्होंने उसको भी इनॉग्रेट किया। ओके, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये अवार्ड एग्जाम में क्वेश्चन डन मानो ये पूछा जाएगा, अवार्ड का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट एविएशन वीक लॉरिएट अवार्ड 2024। ये अवार्ड अभी रिसेंटली दिया गया इसरो को फॉर इट सक्सेसफुल चंद्रयान 3 मिशन। याद रखिए यूएसए में ये अवार्ड मिला है चंद्रयान 3 मिशन के लिए, इसरो को ये अवार्ड दिया गया है। तो इसरो को दिया गया है तो एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। ओके, नेक्स्ट है सुनील भारती मित्तल। ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि पहले इंडियन सिटीजन है जिनको ये अवार्ड मिला है। कौन सा? नाइटहुड का अवार्ड मिला है बाय ब्रिटेन किंग चार्ल्स 3। ओके, और फर्स्ट इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला गया है। किसको मिला है? सुनील भारती मित्तल जी को। ओके, नेक्स्ट ऑस्कर अवार्ड 2024। एग्जाम में डन मानो ऑस्कर अवार्ड से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जिसमें आपको याद रखा इसको हम एकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं। 96th एकेडमी अवार्ड था 2024 में, जिसमें बेस्ट एक्टर बने हैं किलियन मर्फी, ओपेनहाइमर के लिए मिला है उनको। बेस्ट डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन, जिसको ओपेनहाइमर मूवी के लिए मिला है। बेस्ट एक्टर जो है एमा स्टोन मिला है, किस मूवी के लिए? पुअर थिंग्स के लिए मिला है। और बेस्ट पिक्चर अगर बात की जाए, बेस्ट मूवी की बात की जाए तो याद रखिए ओपेनहाइमर को मिला है। तो आप देख सकते हैं सारे ओपेनहाइमर को ही मैक्सिमम अवार्ड्स मिले हैं, बट बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट मूवी जो है वो एक कॉमन क्वेश्चन है, ऑस्कर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इस बार किसी इंडियन को नहीं मिला, इसलिए इतना ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड न्यूज़ में नहीं था। ओके, नेक्स्ट है प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2024। ये जापानीज आर्किटेक्ट हैं, आर्किटेक्चर में मिलता है ये अवार्ड। और याद रखिएगा रिकेन यामामोटो, उनको ये अवार्ड मिला है। तो जापानीज नेम है, नाम पहचान, ऑप्शन देखिए आप पहचान जाएंगे। इंडियन राइटर है अमिताभ घोष, उनको एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है, इसका नाम है एरस्मस प्राइज 2024। याद रखिएगा, सो एरस्मस प्राइज 2024 पूछा है किसको मिलेगा, मिला है? तो याद रखिए इंडिया के राइटर हैं जिनका नाम है अमिताभ घोष, जो आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है रतन टाटा, जिनको मेरा मानना है उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। आप भी चाहते हैं उनको भारत रत्न मिले तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। ओके, रतन टाटा को अवार्ड मिला है पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024 फॉर हिज फिलॉन्थ्रोपिक वर्क। आपको पता है बहुत फिलॉन्थ्रोपिक वर्क करते हैं ये, है ना। आप देखें अंबानी इतना फिलॉन्थ्रोपिक वर्क नहीं करते इतना ये करते हैं। ओके, और इसके लिए मुझे लगता है इनको एक भारत रत्न अवार्ड जरूर देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है यतिन भास्कर दुग्गल। ओके, ये बहुत न्यूज़ में इनके रील्स बहुत वायरल हो रहे थे बिकॉज इनको फर्स्ट प्राइज मिला है नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 में। याद रखिएगा नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 में इनको फर्स्ट प्राइज मिला है। ओके, नेशनल क्रिएटर अवार्ड 2024, ये अवार्ड्स दिए गए हैं। अब देखिए ये अवार्ड जो मिला है ये मिला भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, ये अवार्ड दिया गया, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दिया। ओके, अलग अलग क्रिएटर्स को दिया गया, होपफुली कभी मुझे भी अवार्ड मिलेगा ऐसा लगता है। ठीक है, देखिए बट इसमें अवार्ड किस किस को मिला है सारों के नाम याद नहीं करने, बट आप गो थ्रू कर सकते हैं। ऐसे बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज जया किशोरी जी को मिला है। डिस्ट्रप्टर ऑफ द ईयर अवार्ड रणवीर अलाबादिया जो है उनको मिला है। ओके, बेस्ट क्रिएटर
स्टूडेंट गेमिंग कैटेगरी, गेम्स अगर कोई खेलता होगा तो उसको पता होगा, ट्रिगर्ड इंसान जिसको कहते हैं, निश्चय नाम है उसका। ओके, फिर अंकित को बेस्ट हेल्थ के लिए मिला है, अंकित को मिला है अवार्ड, प्राइम मिनिस्टर जी के साथ ये आए भी थे। ओके, नेक्स्ट आप देखिए कल्चरल एम्बेसडर बनी है मैथाली ठाकुर, ग्रीन चैंपियन भी मिले हैं। सेलिब्रिटी क्रिएटर, आई होप आप शार्क टैंक देखते होंगे, तो अमन गुप्ता को मिला है। ऐसे करके अवार्ड्स मिले हैं। एजुकेशन के लिए भी मिला है, बट आई थिंक उनको मिला है जो ज़्यादा फेमस है, मे बी उनको अवार्ड दिया गया। तो अगर आप चाहते हैं मुझे भी अवार्ड मिले तो आप इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें व्यूज़ आए। ओके, यही मेरे लिए अवार्ड है। चलिए हाँ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंडिया को रिसीव हुआ है, याद रखिएगा, मिजल्स और रुबेला चैंपियन अवार्ड 2024। ठीक है, सो इंडिया रिसीव्स मिजल्स एंड रुबेला चैंपियन अवार्ड 2024। सीधा पूछाएगा किसको मिला, अलग अलग कंट्रीज आपको ऑप्शन देंगे, यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज इंडिया। ओके, अब हम आते हैं मार्च के इंपॉर्टेंट डेज में। ओके, और ये लास्ट टॉपिक होगा मार्च मंथ का, मार्च के यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सबसे पहले वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2024, ये सेलिब्रेट करते हैं हम 3 मार्च को। इस बार की थीम थी कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, ये आपको याद रखना है। बाकी पूरी लाइन आप याद मत रखिए, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट पूरी लाइन है एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बट आएगा आपको एग्जाम में सिर्फ इतना ही। ठीक है, ऐसे ही है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2024 हम 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी इन्वेस्ट इन वुमेन, सिर्फ इतना ही लिख के आएगा, इन्वेस्ट इन वुमेन, पूरा एक्सेलरेट प्रोसेस, बट आएगा इन्वेस्ट इन वुमेन लिख के। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 2024, 15 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम था फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2024, सेलिब्रेट करते हैं 28 मार्च को। थीम थी रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस, बिल्डिंग रेजिलियंट कम्युनिटीज, ये इस बार की थीम थी। ओके, बट एग्जाम में याद रखिएगा रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस ही सिर्फ लिख के आएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो वर्ल्ड स्पैरो डे 28 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी स्पैरो गिव देम अ ट्वीट चांस, आई लव स्पैरो एंड वी लव स्पैरो, बड़ा इंटरेस्टिंग सी थीम थी, आई थिंक ऑप्शन देके पहचान जाओगे। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 2024, थीम थी फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सोल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। ठीक है, ये इस बार की थीम थी। मार्च 15 को याद रखिएगा, सॉरी ये गलत हो गया, मार्च 15 नहीं है इसका, आप मुझे बताइए वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। मार्च 15 नहीं है, इसको कट कर रहा हूं मैं। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च या 28 मार्च, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ल्ड वाटर डे 2024, वाटर फॉर पीस जो है इस बार की थीम थी, 22 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, याद रखिए एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन इस बार की थीम थी। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी यस वी कैन एंड टीबी, बहुत अच्छी बात है। ओके, वर्ल्ड थिएटर डे 2024 सेलिब्रेट करते हैं 27 मार्च को। थीम थी थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस, तो पीस बोलते ही आप समझ जाना कि जो लेक्चर है वो हो जाता है कंप्लीट। तो आई होप आपने पूरा मार्च की करंट अफेयर जो आप लोग इतना डिमांड किए थे वो मैंने आपको सारी प्रोवाइड कर दी है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस की हैं। जो मेरे डेली करंट अफेयर्स देखते रहते हैं, वीकली करंट अफेयर्स देखते रहते हैं, उनके लिए रिवीजन की तरह ये हेल्प करेगा और आपको स्ट्रांग बनाएगा आपके करंट अफेयर्स में। ओके, याद रखिएगा अगर आपको ये मेहनत अच्छी लगी, जिसमें बहुत टाइम लगा, मैंने बताया पिछले 2 दिन से कंटिन्यूसली इस पीपीटी पर वर्क कर रहा था, क्योंकि सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम के लिए हैं वही मैं यहाँ पर लेके आता हूँ। ओके, तो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो ये हमारा QR कोड है, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। इफ़ यू वांट टू हेल्प अस, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको ऐसे लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं इसलिए आप कर सकते हैं। बट अगर आप केपेबल नहीं हैं, फॉर एग्जांपल अभी स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हेल्प नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, उससे भी हमारी हेल्प होती है। इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप हमें हेल्प कैसे करना चाहते हो। ओके, याद रखिएगा। अब आप कहेंगे सर मार्च की करंट अफेयर्स कर ली है, इस पूरा कंप्लीट हो गया, ऐसे ही आप करंट अफेयर्स आगे भी कराते रहिए। मैं कराता रहूँगा, बट आप लोग सोच रहे होंगे क्या करंट अफेयर्स की कोई कंप्लीट बुकलेट आप देते हैं, तो बिल्कुल मैं देता हूँ। कंप्लीट करंट अफेयर्स की बुकलेट मिल जाएगी आपको, याद रखिएगा। हैंड रिटन नोट्स पूरे कंप्लीट पिछले 1 साल तक की करंट अफेयर्स मिल जाएगी, है ना। आप चाहते हैं बुकलेट को ऑर्डर करना तो याद रखिएगा नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, उस पर आप कॉन्टैक्ट करिए। इसको सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में आप बाय कर सकते हैं, याद रखिएगा। हार्ड कॉपी के फॉर्म में अगर आपको बाय करना है तो आपको पूरा कंप्लीट पैकेज बाय करना पड़ेगा, जिसमें सारी बुकलेट्स आती हैं, जैसे कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री मिल जाएगी, एनवायरमेंट मिल जाएगा, पॉलिटी मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप करिए, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी बुकलेट्स अवेलेबल हैं। सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, याद रखिएगा। आपको एग्जाम
एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए हर सब्जेक्ट टोटली अपडेटेड मिलेगा और एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए। आप अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट खरीदना चाहते हो सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा, सॉफ्ट कॉपी कम कॉस्ट में है, आप इजीली घर में ही प्रिंट आउट करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सर आप पूरा पैकेज हमें कुरियर कर दे तो वो भी आपको हो जाएगा। आप सिर्फ कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप पे पिंग करिए या कॉल करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, अगर आप मेरे लेक्चर्स भी चाहते हैं, याद रखिएगा नोट्स के साथ क्लासेस भी चाहते हैं, तो एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, ऐप को डाउनलोड करो आप, वहाँ पर आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी, याद रखिएगा नोट्स मिलेंगे, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, अब कुछ लोग सोचोगे सर इस लेक्चर की PDF कहाँ मिलेगी। देखो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, अगर आप चाहते हो कि आपको PDF तुरंत मिल जाए, ठीक है, सो आप हमारे पेड कोर्स को जो करंट अफेयर्स का मैंने अभी आपको बताया वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर क्या होता है, लेक्चर आने के बाद तुरंत PDF आ जाती है, बट टेलीग्राम वगैरह में ज़रूरी नहीं आपको सारी PDF मिले। ठीक है, सो आप चाहो तो उस पेड कोर्स को ज्वाइन करना, तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर आपको तुरंत जहाँ लेक्चर आया आपको PDF वहाँ पर मिल जाएगी और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कोई भी PDF के लिए। ओके, तो ये काम भी आप कर सकते हो। ठीक है, प्लस अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, याद रखिएगा इस बार आप देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन UPSC के मेरी ही सीरीज से आने वाले हैं और इसको मैं प्रूफ भी करूंगा जब एग्जाम सामने आ जाएगा आपके। ओके, UPSC के याद रखिए प्री प्लस मेंस की कंप्लीट लेक्चर्स विथ नोट्स, एवरीथिंग, पर्सनल गाइडेंस, किस तरह एग्जाम को क्रैक करना है, प्रॉपर नोट्स, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप इस साल अटेम्प्ट कर रहे हो या नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट कर रहे हो, आप हमारे साथ प्रिपरेशन करो, हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। आपने अगर हमारा लेक्चर देखा होगा बिल्कुल टू द पॉइंट रहता है, ऐसे हमारे नोट्स रहते हैं, ऐसी हमारी क्लासेस रहती हैं। कम टाइम पे आप प्रिपरेशन अगर करना चाहते हो तो आप सही जगह पे आए हो और ईजिली आप प्रिपरेशन कर सकते हो। याद रखिएगा नोट्स और क्लासेस जो मेरी रहती है वो हेल्प करेंगे आपको जल्दी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। ओके, सो अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते हो अपने ऊपर तो आप ये मान के चलना आपको इसका आउटपुट मिलेगा और एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप मैंने आपको लेक्चर समझ में आया होगा, मैंने सारी चीज़ आपको डिस्कस की। जो लोग पुराने लेक्चर्स हर दिन फॉलो करते हैं उनके लिए बहुत रिविजन का ये काम किया होगा। सो आई थिंक, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ आप चैनल को विजिट करिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियोज़ अवेलेबल हैं जिससे आपको चैनल की क्वालिटी समझ में आएगी। अदर चैनल्स में जाने की जरूरत नहीं होगी, यहाँ पर हम हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जो लोग कम टाइम पर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप उनकी मदद करना चाहते हैं, उनको वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा और अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को डालिए जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियोज़ को देखें और हम ऐसे ही लेक्चर्स आपके लिए बनाते रहें। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।